सभी कुछ वरिष्ठ जन, कुछ श्रेष्ठ जन, कुछ उच्च अधिकारी, हमारे फैकल्टी, हेड्स, सारे स्टूडेंट्स, एम्प्लॉई अगर कुछ यहाँ हैं, टेक्निकल फोर्स हमारा रिम्स का, जिसमें नर्सेस और टेक्नीशियंस भी हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउस कीपर्स, आप सभी को, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरे मनोयोग से आप सभी को आज के इस पावन पर्व पर 76 रिपब्लिक डे पे आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक दो पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं, मैं समझता हूं मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। हमारे देश में बहुत तरह के लोग हैं, उसमें कुछ ये वाले भी हैं कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे। हम लोगों ने देखा है ये सब, कोविड में डॉक्टरों को भी देखा है, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी देखा है, ऐसी क्राइसिस में भी हमने कफन बेचते देखा हुआ है। वो सब मैं बोलना नहीं चाहूंगा। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के रखवाले अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। वतन के सिपाही ही वतन बेच डालेंगे। अब ये कलम के सिपाही कौन से हैं? कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। ये कलम के सिपाही कौन से हैं मेरे प्यारे भाइयों? ये कलम के सिपाही वो लोग हैं जो इस देश में विभिन्न प्रदेशों में सरकारों में बैठे लोग, वो माननीय गण, वो नेता गण, वो अधिकारी गण, संस्थाओं में बैठे शीर्ष पदों पर वो लोग जो संविधान की रक्षा करते हैं, जो नियम की रक्षा करते हैं, जो कानून की रक्षा करते हैं। आज के दिन जब हमारे देश में तरह तरह की कुरीतियां आ चुकी हैं, क्या नहीं है हमारे देश में? देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आधुनिकता के नाम पर हमारे संस्कारों पर हमला है। तरक्की के नाम पर, मॉडर्निटी के नाम पर तरह तरह के व्यभिचार हैं। मानसिकता दूषित हो चुकी है। चरित्र, ये बाहर कौन से लोग हैं? बच्चे हैं क्या? अश्लीलता व्यापक पैमाने पर हो चुकी है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस देश में हमने नियमों का पालन नहीं किया, संविधान का पालन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम दोबारा से दुर्गति की तरफ चले जाएंगे। और मेरे प्यारे भाइयों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान प्रेषित किया, उन्होंने अपना जो पहला भाषण दिया, उन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कि आपने बड़ी शिद्दत और मेहनत से संविधान की संरचना की है, ये संविधान अगर फेल हो गया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो वो फेल हो जाएगा, और संविधान कितना भी बुरा हो वो भी पास हो जाएगा अगर संविधान को अमल में लाने वाले लोग ईमानदार हैं, राष्ट्रवादी हैं, न्यायप्रिय हैं और देश के बारे में सजग हैं। और मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में इस देश के लोग
किस तरह से व्यवहार करेंगे? ये विभिन्न विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए लोग, ये विभिन्न जातियों में बटे हुए लोग, ये विभिन्न विचारधाराओं में बटे हुए लोग, और जो पार्टियां जाति और समीकरण या धर्म के समीकरण पर बनाई जाएंगी, मुझे नहीं पता है कि ये लोग पंथ को ऊपर रखेंगे या राष्ट्र को ऊपर रखेंगे। वो दिन दुर्दिन के होंगे अगर यहां के लोग, इस देश में रहने वाले लोगों ने अपने पंथ को, अपनी विचारधाराओं को राष्ट्र के ऊपर रख लिया, और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता जो हमने बड़ी मुश्किल से प्राप्त की है, वो दोबारा से जाती रहेगी। और इस बार अगर ये स्वतंत्रता गई तो दोबारा इसको रीगेन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्रता की, संविधान की, नियमों कानूनों की, शरीर के खून के आखिरी बूंद तक इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम तो संविधान के रखवाले नहीं। संविधान के रखवाले तो हमारे देश के बड़े बड़े वयोवृद्ध सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि जिस संस्था में हम काम करते हैं, जो संस्था हमको खाना देती है, जो संस्था हमारे बच्चों को संरक्षण देती है, जो संस्था हमें स्वाभिमान से जीने की शक्ति देती है, जो संस्था हमारी प्रोग्रेस से जुड़ी हुई है, क्या उस संस्था के लिए, और वो भी जो भी नियम कानून इस संस्थान में है, वो निकले तो संविधान से ही। क्या हमारी ये ड्यूटी नहीं? तो बाबा साहब ने जब ये कहा कि वो दिन दुर्दिन के होंगे जब लोग पंथ को, स्वयं को इस राष्ट्र के ऊपर रखेंगे, तो स्वतंत्रता दोबारा से खतरे में पड़ जाएगी। क्या हम ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाइयों? हम खुद को संस्थान के ऊपर रखते हैं या संस्थान को खुद के ऊपर रखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरा हाथ हमेशा खड़ा है। हमने जिस संस्था में भी काम किया है, आप कहीं भी फोन करके पूछ सकते हैं। मुझे अभी तक पद्म श्री, पद्म भूषण सब मिल गया होता, लेकिन मैंने, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, मैंने जिस संस्थान में भी काम किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैंने अपने स्वार्थों के ऊपर संस्थान को ऊपर रखा है। और इसलिए जहां जहां मैं होके आया हूं, आप फोन करके पता कर सकते हैं। संस्थान में भले ही कुछ लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन जिन लोगों ने मेरे वहां से आने के बाद दारू की पार्टी भी की थी, वही टेलीफोन करके एक दिन मेरे सामने रोए कि सर आप दोबारा आ जाइए। मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं खड़ा हूं। ये सिर्फ आपके मन की बात है। मैं देखता हूं कि हर आदमी का अपना एजेंडा रहता है। हमारा प्रमोशन हो जाए, अच्छी बात है, प्रमोशन होना चाहिए। हमें ये पोस्ट मिल जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमको ये पर्क भी मिल जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा हो जाए कि हमें काम ही न करना पड़े, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस दिशा में हमने बहुत सारे काम भी किए इस संस्था में। हमने यहां आते ही देखा कि मैन पावर की क्राइसिस है, तो हमने आते ही वो फाइलें जो दबी पड़ी थी फैकल्टी एडवर्टाइजमेंट की, हमने खुद कार्मिक सेक्शन जाकर उनको निकाला और आते ही फैकल्टी का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। रेगुलेशन देखा, एक्ट देखा, तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन इस संस्थान में थे। प्रेशर में गवर्निंग बॉडी में भी गलत डिसीजन हो चुके थे, उससे क्योस हो रहा था, किसी को रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि अब ऐसा हो गया है तो आगे इसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए। मैंने बड़ी गंभीरता से वो सारी फाइलों की स्टडी की। बहुत सारे जो डिसीजन थे वो हमने गवर्निंग बॉडी में वापस लिए और नए डिसीजन इंप्लीमेंट किए। उससे क्या हुआ
कि फैकल्टी के प्रमोशन तो एटलीस्ट हो पाए और बिना कंट्रोवर्सी के हो पाए, और जिनका नहीं हुआ है उनका भी हो जाएगा। केवल मेरी एक ही मंशा है कि मेरे प्यारे फैकल्टी मेंबर्स, अभी मैं आपके सामने मुखातिब हूं कि अपने लिए तो काम करिए, लेकिन इस संस्था के लिए भी काम करिए। ये संस्था ने आपको क्या नहीं दिया है, इस देश में स्वाभिमान के साथ जीने की अगर किसी ने आजादी दी है, अगर किसी ने अधिकार दिया है, तो इस संस्था ने दिया है, रिम्स ने दिया है। मैं झारखंड में जहां भी जाता हूं, जिस भी मेडिकल कॉलेज में जाता हूं, दौड़कर लोग इसलिए स्वागत करते हैं, वो कहते हैं सर मैं भी रिम्स से हूं, सर मैं भी रिम्स से हूं, सर मैं भी रिम्स से हूं। फैकल्टी प्रमोशन हुए, एकदम फेयर तरह से फैकल्टी के प्रमोशन हुए। बहुत सारे लोग जो डिजर्व नहीं भी करते थे, उनके भी प्रमोशन हुए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हो सकता है आपको बार बार मुझे एड्रेस करने का मौका ना मिले, लेकिन उनके भी कुछ प्रतिबंधों के साथ हुए। वो जैसे ही नोटिफाई हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा। इस संस्थान में, ये संस्थान तो बढ़ता गया। ये संस्थान 500 1000 बेड से 2200 बेड का हो गया। लेकिन मुझे पता है पिछले दिनों जब हमारे पास फाइलें सबमिट की गई तो देखा कि 10 नर्सेस इसी मंथ रिटायर होने वाली। 600-625 नर्सेस में ये पूरी इतनी बड़ी संस्था चल रही है। इसको न कभी मीडिया कवर करता है, न कभी कोई कवर करता है। जैसा चल रहा था चल रहा है। केवल चिल्लाते रहते हैं लोग कि हमारा मरीज इतना इंतजार करता रहा, वो इमरजेंसी में इतना इंतजार करता रहा। मैंने वो फाइल निकलवाई, वो फाइल कार्मिक से वापस आ चुकी थी। उस फाइल में फिर सजेशन आया कि बहुत दिन हो गए हैं, 144 सीट के लिए फाइल विभाग में है। जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होती है, जेएसएससी से वो अपॉइंटमेंट भी जारी कर दिए जाएंगे। 19-20 टेक्नीशियन हमने अपॉइंट किए। इसके बाद 4th क्लास के अपॉइंटमेंट्स, जिसमें कई तरह के कोर्ट केसेस हैं, 3 साल से जिनमें कार्रवाई नहीं हुई, जिनमें कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, डायरेक्टरों को कंटेम्प्ट भी हुआ, वो भी कार्रवाई करके तरह तरह के चार्जेस। झारखंड में एक चीज मैं विशेष देखता हूं, यूपी में भी है लेकिन यहां ज्यादा है। कुछ तो बेचारे ऐसे हैं, इतने इनोसेंट हैं, जिनको देखकर मन द्रवित हो जाता है। उनके पास अभाव है, उनके पास बीमारी है, उनके पास भुखमरी है, उनके पास कपड़ा नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है। यह संस्था उनके लिए बनी हुई है। और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा पढ़ गए हैं और जो ज्यादा पढ़ गए हैं, उनको 2 ही काम आते हैं, एक तो शिकायत करना और दूसरा सिस्टम में कमियां निकालना। यह मैं खुले मंच से कह रहा हूं। ऐसी मानसिकता रात में निकलता है कि मरीज तड़पता रहा। जब मैं उसकी इंक्वायरी करता हूं तो पता चलता है कि 12 बजे उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था अपने किसी एम्प्लॉय की हेल्प से, और 4 बजे वो आया और 5 बजे तक उसका ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट हो गया। उसके बाद भी अखबार में निकलता है कि 6 घंटे मरीज तड़पता रहा, किसी ने नहीं देखा। इस तरह के सेंसेशन बनाने की प्रवृत्तियां यहां हैं। उनके भी कुछ इंटरेस्ट होंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, और मैं अभी एक सब जगह पूछने लगा हूं कि आपके घर में अगर 4 कमरे हों और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी 4 लोगों के लिए सीमित हो, और अचानक आपके घर में 20 लोग पंप कर दिए जाएं, तो क्या आप अपने घर में रख लोगे? कोई इतना बलवान है कि वो 20 लोगों को घर में रुकवा लेगा? क्षमताएं कम थी। सरकार का भी प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत सजग है इस मामले में। मेरी 2-3 दौर की मीटिंग हुई, मैंने ये पाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिम्स के बारे में केवल निदेशक से भी घंटों बात करते हैं ताकि रिम्स का सुधार हो। और उस दिशा में अभी आपका जो टूटा फूटा इंडोर है, उसके लिए लगभग फैसला हो चुका है। रिम्स का इंडोर भी धीरे धीरे जो है उसको रिनोवेट करने की एक कवायद चल रही है। उसमें ज्यादा पैसा न लगे, क्योंकि मैंने उनको इन्फॉर्म किया और उसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी देखा
उनका भी यही इंटेंशन है, एसीएस का भी वही इंटेंशन है, सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों का भी ये इंटेंशन है कि कम खर्चे में उसका रेनोवेशन हो जाए, क्योंकि जो बजट एजेंसी ने बनाए थे वो बजट इतना ज्यादा थे कि उसमें एक नया इंस्टीट्यूट खड़ा हो सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी कागनीजेंस ली और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब इतने में तो नया मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। तो मैंने सजेस्ट किया कि सर ये 10 साल से ज्यादा बिल्डिंग इंडोर नहीं चलेगी, और कभी कोई दुर्घटना हुई तो मानव ह्यूमन रिसोर्सेस की और मानव की क्षति होगी, इसलिए इस बिल्डिंग पर हमको ज्यादा भरोसा नहीं है। इस बेसमेंट में पानी भरा रहता है, दुर्गंध आती रहती है, राउंड लेने में भी मुझे बड़ा अकवर्ड सा लगता है। इन सभी बातों को ध्यान में रख के फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हम सभी ने मिलकर यह किया कि बेसमेंट की फिलिंग करवाकर जितने कम खर्चे में उसकी रीमॉडलिंग कर और नया इंडोर और नया आउटडोर जिस पे लगातार काम चल रहा था उसको स्थापित किया जाए, रिम्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। रिम्स में साउथ कैंपस में केवल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस रहें और नॉर्थ कैंपस में पूरे के पूरे हॉस्टल बने, और जिसको अब डीआईजी काउंट कहते हैं, कैंपस कहते हैं, उसमें जो है बॉयज हॉस्टल्स बन जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जब हमको ऑनरेबल कोर्ट ने वहां पर पेशी की पीआईएल में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने तो यह तक कह दिया कि मिस्टर डायरेक्टर, अगर रिम्स इतना ही खराब हाल में पहुंच चुका है तो आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा सर आप सही कह रहे हैं, रिम्स बंद ही करने लायक है। जब मैंने ज्वाइन किया था मैं जानता हूं कि गाज पीस अवेलेबल नहीं थे, कार्टन अवेलेबल नहीं था, यहां तक कि बेहोशी की देने वाली मशीनें ठीक से नहीं थी, इसलिए 25 ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल पा रहे थे। वो मशीनें भी खरीदी गई 2 कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद भी। हमने अभी केवल 51 करोड़ का ही सामान खरीदा है, लेकिन व्यवस्था में जो लोग बारीकी से देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि व्यवस्था में एक परिवर्तन आया हुआ है। ऑपरेशन की गति बढ़ी हुई है। हमने वेंटिलेटर खरीदे, मॉनिटर्स खरीदे, 2 एक्सरे मशीन पर 2200 पेशेंट का लोड चल रहा था। अभी कुछ एनआरकी जो बाकी है, मेरे प्यारे मित्रों, मेरी हर तरफ नजर है और उसमें लगातार काम चल रहा है। अगर परमात्मा ने चाहा, उच्च अधिकारियों का सहयोग रहा, ऑनरेबल जीबी मेंबर में इतने बड़े बड़े हमारे ऑनरेबल्स हैं, हमारे तो केंद्रीय मंत्री जी भी हमारी जीबी के मेंबर हैं। अगर उन सभी की कृपा रही तो 3 साल में मेरे टेन्योर में, अगर आपने हमको यहां से भगा नहीं दिया, जिसके काफी प्रयास कुछ लोग करते रहते हैं, हालांकि वो सफल नहीं होंगे, अगर वो नहीं किया तो 3 साल में आपको ये रिम्स भारत के नक्शे पर दोबारा से उसी ग्लोरी में दिखाई पड़ेगा जहां पे कभी था, और कभी था ही। हम तेजी से काम कर रहे हैं। जो फाइलें जितनी भी गंदी थी हमने सब पे फैसले लिए हैं। कई फैसले रिस्की थे, हमने कोई फाइल, जो भी फाइल हमारे संज्ञान में आई वो फाइल हमने पहले उसमें उसको क्लियर किया। पीछे का, हाँ, हमने कभी भी किसी के लिए दुर्भावना से काम नहीं किया कि फला के अगेंस्ट इंक्वायरी कर दो, ढिका के अगेंस्ट इंक्वायरी कर दो, वो केवल टाइम की वेस्टेज है। हमने ये देखा कि इसको कैसे स्मूथ करके दोबारा से इसको सिस्टम पर लाया जाए और दोबारा से इसको कार्यान्वित किया जाए। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी। नर्सेस की प्रमोशन का, उनका एसीपीएस, उसमें 6-8 मीटिंग हम कर चुके हैं। आप हमारे पास नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं चल रहा है, उसकी हम मीटिंग्स कर चुके हैं, उस पर भी हम जल्दी फैसले करेंगे। इसी तरह से मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसे हमने बताया, उसी तरह साइंटिफिक डेवलपमेंट पे भी हमारी लगातार नजर है। फैकल्टी के लिए कॉन्फ्रेंसेस अलाउड तो थी, लेकिन वो पैसा ही नहीं मिलता था। रिसर्च ग्रांट थी तो हमारे पास, पिछली जीबी में पास थी, लेकिन पैसा ही नहीं मिलता था। तो ऐसे डिसीजन का क्या फायदा, जो डिसीजन तो हो गए लेकिन कार्यान्वित नहीं हुआ। एक ही जीबी हम कर पाए, उसमें सारे फैसले हो गए हैं। अब मैं देखता हूं कि फैकल्टी, कुछ फैकल्टी मेंबर्स तो वाकई में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे मित्रों, ये आप जब भी कॉन्फ्रेंस जाएं तो आप ये सोच के जाएं कि संस्थान का क्या बढ़िया रिप्रेजेंटेशन आप उस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं।
और वहां से कुछ ऐसा सीख के आए कि अपने संस्थान में उसको अप्लाई करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप केवल ये न देखिए, कि आपको क्या फायदा हुआ, आपकी विजिट मिली, आप उससे ऊपर देखने की आदत डालिए कि जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे भारत के नक्शे पर आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे मेडिकल फील्ड में कि फला डॉक्टर आया था रीम से, उसने इतना अच्छा काम प्रोजेक्ट किया, और धीरे धीरे आपका नेशनल प्लेटफॉर्म पे, साइंटिफिक फोरा पे आपको खुद रिकॉग्निशन मिलेगी। और आप वो इंजॉय चूंकि मैं फील कर चुका हूं, वो प्लेजर में फील कर चुका हूं, इसलिए वो आपको ये छोटी मोटी विजिट, इधर चले गए उधर चले गए, ये झील देख आए, वो बिल्डिंग देख आए, ये मेमोरिया देख आए, ये सब इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब ज्यादा लाइफ में नहीं है। ये छोटा मोटा प्लेजर हो सकता है, लेकिन जब आप एक नया ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, जब आप एक नई टेक्निक शुरू कर देते हैं, जब आप दुनिया को एक गाइडलाइन दे देते हैं, उसका प्लेजर तो आपके जाने के बाद भी मैं कह सकता हूं कि मैं जब इस धरती से जाऊंगा तो न्यूरोसर्जरी में 100 साल तक तो मैं पक्का जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ लिख दिया है, मैंने इतना कुछ लिटरेचर में डाल दिया है कि अगर कोई उसको चैलेंज भी करेगा तो भी 100 साल उसको लगेंगे। कई सारी न्यूरोसाइंसेस की बीमारियां, 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जिनको मैंने खोजा, जिनके बारे में लिटरेचर लिखा, दुनिया में पब्लिश किया, और आज वो अमेरिका में भी उस पे शॉर्ट नोट और सवाल पूछे जाते हैं। ये 2008 में दुनिया की जो सबसे बड़ी किताब थी उसमें मेरा रेफरेंस लिखा हुआ है, और आज वो सभी रेजिडेंट, सभी न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग उसकी आज डायग्नोसिस बनने लगी। ठीक है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, हम अमेरिका की तरह मॉलिक्यूलर लेवल पर काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस, ह्यूमन पावर, एलिंग ह्यूमन बीइंग का इतना हमारे पास जंजीरा लगा हुआ है। अगर हम सिर्फ मरीज को ध्यान से देखें, अगर हम मरीज की जांचों को ध्यान से देखें और केवल उसका रिकॉर्ड सही तरह से रख लें, हम गारंटी लेते हैं आज के दिन भी ऐसी बेसिक रिसर्च आप कर सकते हैं कि दुनिया में आपको अपनी जगह मिल सकती है। लेकिन उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, उस पर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाहर के नर्सिंग होम हम बड़े प्लेजर के साथ चलाते हैं, ये कहने में हमको कोई हेजिटेशन नहीं है, आज डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हम रिम्स में काम करने के बजाय नर्सिंग होम चला रहे हैं, हम रेजिडेंट भी वहां भेज देते हैं जिसपे अब कमी आई है। मेरे प्यारे भाइयों, ये आप अपने मन से अपना मंथन करके इस तरह की प्रैक्टिसेस को कम करें, ये आप एकदम खत्म कर दें। और जिस दिन आपके मन में गरीब के लिए दर्द पैदा होगा, जिस दिन आप उस पेन को उसको हर के, जिस दिन उस मरीज को आप ठीक से करके, बेहोश मरीज को जिस दिन होश में लाकर, गरीब आदमी को, कराहते आदमी को जिस दिन आप अस्पताल से डिस्चार्ज करेंगे और उसको महसूस करेंगे। अभी आप सिर्फ ड्यूटी करते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग करते भी होंगे, मैं सबको ब्लेम नहीं करता। जिस दिन आप उस दर्द को महसूस करेंगे और उस परिवार की खुशी को महसूस करेंगे, रात में सोने के टाइम जिस दिन वो याद आएगा कि एक दिन ऐसा मरीज आया था, उसका मैंने ऐसा किया, मैं विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया में उससे बड़ा प्लेजर आपको कोई भी चीज नहीं दे सकती।